हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जैस्मिन। एंड जैसा हम आपने देखा कि हमने ऐसे 200 की सीरीज को एंड ऐसे 400 की सीरीज को कंप्लीट किया। तो स्टैंडर्ड से थोड़ा ब्रेक लेते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को एंड स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से, दैट इज ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। तो इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज ऑडिट प्लानिंग, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, और हमारा ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है एंड स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट प्लानिंग से और देखते हैं इसका मीनिंग। ऑडिट प्लानिंग का क्या मीनिंग होता है? ऑडिट प्लानिंग में हम डेवलप करते हैं ओवरऑल प्लान को, जो हमारा एक्सपेक्टेड स्कोप होता है उसके बेसिस पे, एंड ताकि हम अपनी ऑडिट को कंडक्ट कर पाए। एंड हम देखेंगे ऑडिट प्रोग्राम इसमें डेवलप करेंगे ताकि उसमें अपने एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को हम बता पाए, शो कर पाए कि कैसे हमने परफॉर्म करने हैं। देन जो हमारी ऑडिट प्लानिंग होगी ये हमें हेल्प करेगी हमारी जो ऑडिट को इफेक्टिवली कंडक्ट करने में, और इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर हम अपनी ऑडिट को खत्म कर पाए। देन हम इसमें देखेंगे कि ऑडिट की ये ऑडिट प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसके लिए एक निमोनिक है डीटीसी ऐप। डी स्टैंड फॉर डायरेक्शन सुपरवाइजन, सुपरविजन दे सकता है वो एंगेजमेंट टीम को, टाइमली रिजॉल्व कर सकता है कोई भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को जो भी आइडेंटिफाई होती है, क्योंकि एक डिटेल्ड प्लान लिखा होगा, उसके ऊपर सारा प्रोसीजर होगा। देन कोऑर्डिनेशन करना बिटवीन द जो भी, जैसे ब्रांच की ऑडिट किसी और ने किया है या एक्सपर्ट्स लगा के कुछ ऑडिट की है तो उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज्यादा अटेंशन दे पाना, एंगेजमेंट टीम की प्रॉपर सिलेक्शन, और हमारी जो ऑडिट हम कंडक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। देन अब हम इसमें देखेंगे हम फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे प्लानिंग की नेचर एंड टाइमिंग को अफेक्ट करते हैं। दैट इज जो हमारा जो हम जिसकी हम एंटिटी की ऑडिट करने जा रहे हैं उसके साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बिजनेस की, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, अगर कुछ सर्कमस्टांसिस में चेंज हुआ है तो उसका, उसके ऊपर जो उसके फैक्टर्स वो जो भी हमारे को अफेक्ट करते हैं हमारे ऑडिट प्लानिंग में। देन हम देखेंगे प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है कि एक ऑडिट की स्टार्टिंग में परफॉर्म हुई और वहीं पे खत्म होगी, नहीं। ये बिगिन हो जाती है वहीं से, जहां पे हमारी पिछली ऑडिट खत्म हुई वहां से शुरू हो जाती है, बिगिन हो जाती है टिल द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट। ये कोई डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट नहीं है, यानी एक कॉन्टिन्यूस फेज है। एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें हम लगाते हैं एससी 315 के अकॉर्डिंग, हम लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल होते हैं वो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है उसे देखते हैं, एंड परफॉर्मेंस देखते हैं अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की। देन अब हम इसमें देखेंगे कि अगर जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें किन वजह से हमें जो है चेंजेस लेके आने पड़ते हैं या मॉडिफाई करना पड़ता है हमारे प्लानिंग जो एज कम्पेयर टू हमने इनिशियल स्टेजेस पे बनाए थे। तो अपडेट एंड करना पड़ता है हमें कुछ जहाँ पे नेसेसरी होता है। और क्या फैक्टर्स हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए या चेंजेस इन कंडीशंस होगी कुछ ऐसे, या कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंसेस हमें ऑब्टेन हुए, मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के बाद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिनकी वजह से हमें अपने जो ऑडिट प्लान है जो हमने बना रखा था उसको हमें चेंज या मॉडिफाई करना पड़ता है। अब जो हमारी नेक्स्ट हम जो इसमें देख रहे हैं उसमें क्या है कि ऑडिटर को रिवाइज कंसीडरेशन कब बनानी पड़ती है असेस रिस्क को लेके, और अपने जो एंटी है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को उनको कब मॉडिफाई करना पड़ता है जब उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो बहुत सिग्निफिकेंटली डिफर करती है जो इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू उसे अवेलेबल थी प्लानिंग की स्टेज पे। तो उनकी उस इंफॉर्मेशन की वजह से ऑडिटर को अपने असेस रिस्क को चेंज करना पड़ता है, ऑब्वियसली उसका चेंज हो जाता है उसके इम्पैक्ट के कारण, और अपने एनटीई को में वहां पे उस ऑडिटर को चेंज करने पड़ते हैं। देन अब हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को कंसीडर करने चाहिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो क्या फैक्टर है उसकी बहुत जनरल फैक्टर है, जैसे उसकी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट क्या है, कब कब उसे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है जैसे टीसीडब्ल्यूजी को, एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, के ऊपर क्लाइंट ने क्या अकाउंटिंग अडॉप्ट कर रखी है उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं कर दिए, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज को आइडेंटिफाई करो, मटीरियलिटी लेवल्स को सेट करना, ऑडिट एविडेंस का हमने नेचर एंड एक्सटेंट देखना हमारी ऑडिटिंग के लिए, और देखेंगे कि हम कहाँ पे इंटरनल ऑडिटर्स का काम, अगर अगर इंटरनल ऑडिटर्स हैं इस एंटिटी के अंदर तो उनका काम कैसा है, क्या हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं या नहीं, यानी ऐसे 610, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट 600 एंड 620, और एलोकेशन ऑफ वर्क बिटवीन जॉइंट ऑडिटर्स यानी ऐसे 299। नेक्स्ट जो हम इसमें स्टैंडर्ड में देखेंगे दैट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है?
ऑडिट स्ट्रेटेजी में एक स्ट्रेटेजी हम ऐसी लगाते हैं ताकि हम एक एश्योरेंस लेवल हमारी ऑडिट का ऑब्टेन कर पाए लोएस्ट कॉस्ट लगा के, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके दायरे में रह के, यानी कंसर्न विद डिजाइनिंग ऑप्टिमाइज्ड अप्रोचेस लगाना है, ऑडिट अप्रोचेस डिजाइन करना, ताकि हमें एक ऑडिट एश्योरेंस लेवल अचीव हो जाए, लिमिटेड कॉस्ट लगे हमारी विद इन कंस्ट्रेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप है हम कवर करेंगे, दैट इज ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। अब जो भी जो हमारा एंटिटी की हम जो ऑडिट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी एनवायरनमेंट की, उस एंटिटी की हमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, जैसे हमें ऐसे 315 इसमें गाइड भी करता है। तो जब ऑडिटर को इस सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ऑडिटर एनेबल हो जाएगा, ताकि कुछ ऐसे अनयूजुअल या कुछ ऐसे इवेंट्स ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए जो ऑडिटर की जजमेंट में जिनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो सकता है या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या ऑडिटर की रिपोर्ट पे, उन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो ऑडिटर को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंटिटी को समझ के, उनके एनवायरनमेंट को समझ के, और ये ऑडिटर को हेल्प करेंगी आपसे में। ए स्टैंड्स फॉर असेसिंग रिस्क एंड आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। जो वो सारा एंटिटी को समझ जाएगा तो उसके बेस पे वो क्या उसको असेस करेगा उस चीज में। देन प्लानिंग में, और फिर अपने क्लाइंट को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने में, और जो उसे ऑडिट एविडेंस मिले हैं उनको इवेल्युएट करने में, ये हमारी जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं, नॉलेज ऑब्टेन कर पाए एंटिटी के, उसमें हमें हेल्प करेगी। देन अब जो ये इंफॉर्मेशन है ऑडिटर के बिजनेस के रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस में एंटिटी के, तो ऑडिटर उसको कहाँ से गेन कर सकता है, एनुअल रिपोर्ट को देख ले, मिनट्स देख ले मीटिंग्स की, डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स की, इंटरनल रिपोर्ट्स जैसे कुछ भी आ गई हैं वो बजट्स वगैरह के ऊपर पिछले सालों की या करंट ईयर्स की वर्किंग पेपर्स देख ले पहले के, और जो क्लाइंट का क्या प्रोसीजर मैनुअल जो होता है कि परफॉर्मेंस मैनुअल जो होता है उसको देख ले वो, और मैंने क्लाइंट के साथ ही वो डिस्कशंस कर ले, या आईसीआई की कुछ ऐसी पब्लिकेशंस है या उनकी इंडस्ट्री कुछ जर्नल्स आते हैं या न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन से गैदर कर लेगा। इकोनॉमिक समझना, जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी को समझना, और क्लाइंट के बिजनेस पे उसका इफेक्ट देखना, और लास्ट में हम एंटिटी की जो प्रीमाइसेस है उस पे विजिट करके भी हम एंटिटी के और बिजनेस को की नॉलेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। देन जो सेकंड स्टेज यहाँ पे आती है, दैट इज परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एट इनिशियल स्टेज। जो एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं ऐसे 520 में जो हम कवर करते हैं वो दो स्टेजेस पे परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशियल स्टेज एंड देन इज द सब्सटेंटिव स्टेज, यानी कि एट लास्ट। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ऑडिटर अप्लाई करेगा एट प्लानिंग स्टेजेस पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स को, एंड ओवरऑल रिव्यू करता है, यानी ओवरऑल रिव्यू स्टेजेस पे, यानी दो स्टेजेस पे वो परफॉर्म करता है। ऑडिटर को जब प्लानिंग स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं तो उसको एक्सटेंसिव यूज, यानी जो भी उसके पास नॉलेज है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, उसको अप्लाई करके ही एनालिटिकल प्रोसीजर्स वो लगा सकता है, यानी अकाउंटिंग को उसकी जो भी नॉलेज एक्सपीरियंस है उनको लगा के वो असेस करेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं, उनको असेस करेगा। बिकॉज क्योंकि इसका मेन काम ही यही होता है कि की एस्पेक्ट ऑफ द टास्क इज, उसका काम ही यही है आइडेंटिफाई करना कि कोई रेलिवेंट रिस्क इंडिकेटर्स तो नहीं है, और उनको इंटरप्रेट करना प्रॉपरली। तो यही था ऑडिटर के एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने का तरीका। देन एक मेजर जो इसमें पॉइंट है वो यहाँ पे यही है कि ऑडिटर को भी ये बात पता होती है जो जितना जो वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स इनिशियल स्टेजेस पे लगा रहा है वो इतने प्रिसाइज नहीं है एज कंपेयर टू द सब्सटेंटिव स्टेज। यानी उस स्टेज पे जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाती है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाता है, दैट आर मोर डिटेल्ड एंड मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट जो स्टेज आती है हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी में, दैट इज इवेल्युएटिंग इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि कोई भी ऐसे मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई ना कर पाना ऑडिटर का मतलब कंडीशन यहाँ पे ये है कि रिलेटेड कंट्रोल्स इन द एंटिटी मौजूद नहीं है। तो ये वेरियस फैक्टर्स यहाँ पे जो ऑडिटर को इवेल्युएट करने हैं वो क्या है, जो उसको इनहेरेंट रिस्क को इवेल्युएट करने में ऑडिटर की हेल्प करेगा, दैट इज कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है उसका, या जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगा रखे हैं कंपेंसेट करने के लिए रिस्क को, या उसकी नॉलेज जो उसको सिग्निफिकेंट चेंजेस से मिली है। तो ये सब थे जो ऑडिटर को इनहेरेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो हम इसमें कवर करेंगे वो है इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी को फ्रेम कर पाए। तो ऑडिटर इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट की एंटिटी के, और वो देखेगा अकाउंटिंग सिस्टम्स को, यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा। चाहे उसे उसके ऊपर एक्सटेंडेड असेसमेंट नहीं करनी उनके कंट्रोल्स के ऊपर, बट उसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। और ये वो ऑडिटर ये सब कुछ कैसे करेगा,
वो ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा द एक्सटेंट टू विच द सिस्टम इज कंप्यूटराइज, यानी इन ऑडिट जो भी मैनेजमेंट है, एंटिटी है, उनका कितना सिस्टम कंप्यूटराइज है उसको सबको डॉक्यूमेंट करेगा। क्योंकि जो भी कई बार ऐसे सिस्टम के में हम ऑडिट ट्रेल को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, तो ऑडिटर को सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी उनकी मैनुअल्स हैं उन सबको स्टडी करके डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। देन प्रिपेयर करेगा, अपडेट करेगा ओवरव्यू फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट डिटरमाइन करेगा कि कैसे पूरी प्रोसेस जाती है, यानी कहाँ से पूरा जो एंटिटी का पूरा प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जाता है, कि कहाँ पे गुड्स आते हैं, ये सब चीजें वो सारी प्रोसेस को समझेगा। टू रिकॉर्ड फाइल्स एंड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट सिस्टम्स डिराइव्ड अकाउंट बैलेंसेस, जिनके ऊपर बैलेंसेस आपने निकाल रखे हैं तो उनके ऊपर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा कि उसको वहां तक आने के लिए क्या क्या सिस्टम को फॉलो करके हमने ऑडिट जो जो भी जैसे ट्रांजैक्शंस हैं क्या क्या बीच में आई, उसके ऊपर एक फ्लो चार्ट, एक स्टडी करना, ओवरव्यू देखना, और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह वो सारी, यानी कि प्रोसेस को समझना, एंटिटी की क्या प्रोसेस है, एक लाइक एक एंट्री डालने के लिए इन सब चीजों को। लास्ट जो इसमें स्टेज हम देखेंगे वो है फॉर्मुलेटिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब इन सब चीजों को सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, अब एंड में ऑडिटर जो है वो ऑडिट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर देता है, डेवलप करेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी को आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। एंगेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि हमें क्या कितने टाइम में एंगेजमेंट, हमने क्या अब फ्रॉड के रिगार्डिंग है, कितने टाइम में ऑडिट खत्म करनी है हमें, ये सब चीजों को देखते हुए ऑडिट के स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेगा। देन रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस रिव्यू जो उसने किया था, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स वगैरह के सारे फैक्टर्स को वो देखेगा। प्रिलिमिनरी जजमेंट, मटेरियलिटी के ऊपर क्या उसकी जजमेंट है। देन आइडेंटिफाई करेगा इनहेरेंट रिस्क, या फिर इसको फ्रॉड या कोई हायर लेवल ऑफ रिस्क उसे मिले हैं। डिग्री ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बाय द टीम कितना होना चाहिए। एंटी डिसाइड करेगा सब्सटेंटिव टेस्ट की, और प्रीवियस ईयर में स्ट्रेटेजीज में से क्या उसमें चेंजेस आए हैं उसकी वजह से उसमें क्या कितने उसको और एंटी लगाने पड़ेंगे। पॉइंट्स ऑन एडिगेसी ऑफ एग्जिस्टेंट अरेंजमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं उसके ऊपर सारे उसको यानी जब भी ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेगा तो इन सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करके ऑडिटर अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेगा। देन हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है। इसके लिए बहुत बेस्ट निमोनिक है, दैट इज TQQM के रिसोर्सेज। T stands for timing, Q stands for qualitative, and next Q stands for quantitative, and M stands for management। किन चीजों के, रिसोर्सेज की। T stands for टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमने जो ऑडिट स्ट्रेटेजी में एक ना एक सब कुछ बेस बन जाता है कि हम ऑडिट अपनी कंडक्ट किस नजरिए से करेंगे। तो ऑडिट यहाँ पे जब हम टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे डिप्लॉय करेंगे, जैसे इन टाइम ऑडिट स्टेज पे करनी है या कट ऑफ प्रोसीजर्स पे लगानी है, ये सब। क्वालिटेटिव रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट करना, यानी डिप्लॉय करना अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जहाँ पे स्पेसिफिक ऑडिट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे एक्सपीरियंस टीम उनकी कैपेबिलिटीज को जज करते हुए, जो जहाँ ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हायर रिस्क एरियाज में भेजना, एक्सपर्ट्स लगाना कॉम्प्लेक्स मैटर्स में, ये सारी चीजें हम हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी के लेवल पे ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। देन देखना एलोकेट करना और एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब जहाँ पे देखो, जहाँ पे ये रिगार्डिंग वो ये क्वांटिटी नंबर वाइज, तो नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने हमें असाइन करने पड़ेंगे इन्वेंट्री काउंट के लिए। एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स के काम के लिए कितने मेंबर्स लगेंगे। ऑडिट बजट को इन आवर्स के लिए बनाने में हमें कितने सिर्फ ये कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें इन सब चीजों के रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। तो ये था कि ऑडिट एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज। देन एट लास्ट इसमें जो बेनिफिट है वो है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो हमें ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो हेल्प करेगी कि हम अपने रिसोर्सेज जो भी हैं, रिसोर्सेज में क्या आएंगे, हमारे ऑडिट के ऑडिटर के पास क्या एंगेजमेंट टीम है, उसके पास क्या उसके मेथड्स हैं, किन वजह से क्या उसके पास ऐसे रिसोर्सेज है जिससे वो ऑडिट अपनी कंडक्ट करता है। तो हेल्प करेगा मैनेजिंग, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग करना उन रिसोर्सेज को, सच एज जैसे व्हेन टीम ब्रीफिंग या डीब्रीफिंग मीटिंग्स होनी चाहिए आर एक्सपेक्टेड टू बी है। एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर जो है वो कैसे रिव्यू करेंगे, और वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी, यानी EQRC करनी है या नहीं, वेदर टू कंप्लीट दिस और नोट। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को हेल्प करेंगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है ऑडिटर को हेल्प करेगी, दैट इज TQQM के रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम लास्ट पॉइंट जो कवर करेंगे वो है कि रिलेशनशिप क्या है ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रेटेजी के बीच, ऑडिट प्लान और ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी के बीच। तो अगर ये इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एक में चेंज आया तो दूसरे में भी चेंज आएगा। पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, देन ऑडिट प्लान बनाया जाता है, इसी वजह से जो हमारा ऑडिट प्लान है वो ज्यादा डिटेल्ड बनता है।
देन देखेंगे कि जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है, जैसे पहले हमने देखा कि वो पहले बनाई जाती है, तो वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ऑडिट प्लान बनाने के लिए। ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम एस्टेब्लिश करेंगे स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या है, डायरेक्शन वगैरह ऑफ ऑडिट, जो कि एक बेस का काम करते हैं, यानी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डिटेल्ड ऑडिट प्लान बना पाए। जैसे स्कोप को यूज करते हुए हम डिफाइन कर पाए हमारा ऑडिट प्रोग्राम कैसा होगा, हमारे ऑडिट की पूरी प्लानिंग क्या होगी, हम कैसे ऑडिट को कंडक्ट करेंगे एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर में। तो जो डिटेल्ड ऑडिट प्लान है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, ताकि हम अपने ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर पाए। यानी ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के बीच में ये रिलेशनशिप है। अब आगे देखते हैं हम हमारा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ये ज्यादा डिटेल्ड प्लान ऑफ वर्क होता है, जहाँ पे ऑडिटर अपना जो भी आगे प्लानिंग है उसको ज्यादा डिटेल में, उसमें क्या क्या प्रोसीजर लगाएगा, किस किस को काम एलोकेट होगा, उन सब के बारे में एक डिटेल प्रोग्राम बनता है। इसमें सेट ऑफ टेक्निक्स और प्रोसीजर्स होते हैं, एक बेस प्रोवाइड करता है सुपरविजन और कंट्रोल के लिए, क्योंकि इसमें हम अकाउंटेबिलिटी सेट कर देते हैं ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, जिनको भी काम अलॉट किया जाता है। देन इसमें हो सकता है कि हर ऑडिट स्टेप के ऊपर एक एक ऑब्जेक्टिव, जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, हम ऐसे ऑब्जेक्टिव को भी हिस्सों में बांट दें कि जैसे ऑडिट का ये प्रोसीजर परफॉर्म किया, हमारा ये ऑब्जेक्टिव अटेन हो गया। और ये इतना सफिशिएंट इन डिटेल होता है टू सर्व एज अ, यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करता है हमारे स्टाफ को, और एज अ मींस ऑफ कंट्रोल, ताकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ काम हो पाए। यानी एक उनके ऊपर एक कंट्रोल के लिए भी एक जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम है ये काम करता है। यानी एक एक डिटेल्ड प्रोसीजर्स है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके दायरे में रह के ऑडिटर्स को, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को काम करना पड़ता है। और मैटर्स टू बी कंसीडर ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या मैटर्स कंसीडर करने पड़े, वही है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का नेचर कैसा है, ओवरऑल प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कैसे हैं, यानी इफेक्टिव है या नहीं, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस की, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी क्लाइंट फॉलो करता है वो सब देखना। देन अब हम देखेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करना या इसको ड्रॉ करना ऑडिट प्रोग्राम को। अब ये दो पार्ट्स में होता है, या तो हम फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं या हम सब्सिक्वेंट ऑडिट करने जा रहे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जाते हैं तो इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। एक तो पहले पूरे ऑडिट प्रोग्राम की एक ब्रॉड आउटलाइन बना लेते हैं हम। दूसरा हम क्या करते हैं, जो भी इंटरनल कंट्रोल में या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में कुछ भी ऐसी डेफिशिएंसीज मिलती हैं, उनको रिव्यू करने के बाद तो उसको डिटेल्स उसकी बनाना, कंसिडरेशन, एक मतलब डेफिशिएंसीज को डिटेल्ड करना, ताकि हम उसको कम्युनिकेट कर पाए या उसको ज्यादा अटेंशन दे पाए उन एरिया पे। और आफ्टर डिटेल्ड चेकिंग, जब ये सारी डिटेल चेकिंग एक फॉर्मेलिटी सी जब हमने पूरी कर दी, तो एक्सटेंट ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स देखना कि हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगे या नहीं, स्पेशल प्रोसीजर्स की हमारे 3 स्टेजेस ऑडिट प्रोग्राम, जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं। देन हम देखेंगे कि सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट होती है, तब वहां पे क्या ऑडिट प्रोग्राम लगते हैं। जो भी हमने पहले ऑडिट प्रोग्राम बना रखे थे वही चलेंगे, बस अब तब हमें देखना है कि कहीं उनको रिव्यू करेंगे या उनको मॉडिफाई करने की जरूरत तो नहीं। मॉडिफाई करने की जरूरत कब हो सकती है, कोई भी एक्सपीरियंस हमें पुरानी बातों से मिला कि यहाँ पे हमारा नेग्लिजेंस रह गया होगा, इस चीज को हम अगली बार ज्यादा डिटेल में चेक करेंगे, या ये लोग हमें ढंग से अपने रिलेटेड पार्टीज नहीं बताते, उसके रिगार्डिंग हमें अपना हमारी जो है मॉडिफाई करनी पड़ेंगी इस साल की ऑडिट प्रोग्राम्स को। देन इंपॉर्टेंट चेंजेस अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में होगी या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में होगी या मैनेजमेंट में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज हो गया या हमारा स्कोप चेंज हो गया, इवेल्युएट करेंगे इस साल के इंटरनल कंट्रोल्स को। हो सकता है पिछले साल नहीं थे, या हो सकता है इस साल इन्होंने कुछ नए मेजर्स लगा के इंटरनल कंट्रोल्स को चेंज किया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो हमें कहते हैं कि हमें ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या है, अगर मान लो अगर जो हमने ऑडिट प्रोग्राम जो हमने बनाया था एक सर्टेन लेवल ऑफ द, जैसे टर्नओवर के रिगार्डिंग बनाया था, एक सर्टेन लेवल पे बनाया था, अब उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज हो गया उस टर्नओवर की वॉल्यूम में, हमने सर्टेन वॉल्यूम पे बनाया था, तो अगर या फिर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो रहे हैं अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोसीजर्स में, या पर्सोनल चेंज हो रहे हैं सब्सिक्वेंट टू ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के बाद कुछ ऐसा चेंज हो रहे हैं, या इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स इतने इफेक्टिव नहीं थे जितना हमने ऑडिट प्रोग्राम को फ्रेम करते टाइम समझा था, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स वर नॉट एज इफेक्टिव जितना हमने एज्यूम कर रखे थे। देन हम देखेंगे कि नेक्स्ट की क्या हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे पिछले सालों से के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि क्या बुक डेट्स या फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक में कुछ ऐसा अलग सा इंक्रीज हो रहा है कि एकदम से इनके बुक डेट्स कैसे इंक्रीज हो गए या वैल्यू ऑफ स्टॉक एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर।
सस्पिशन होना या सिर्फ डाउट होना या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलना कि यहाँ पे जो असेट्स हैं एंड्स एंटिटी की वो मिस अप्रोप्रिएट हो रही हैं, तो इनके रिगार्डिंग जो हमारा ऑडिट प्रोग्राम है हमें वो चेंज करना पड़ेगा। देन लास्ट हम जो इसमें देखेंगे दैट इज स्टेजेस ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन। तो पहली जो स्टेज है वो है एग्जीक्यूशन प्लानिंग, यानी सबसे पहले प्लानिंग करेंगे हम टू कैरी आउट ऑडिट इफेक्टिव एफिशिएंट टाइमली मैनर में ऑडिटर को प्लान बनाना पड़ता है ऑफ द वर्क और डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स कवर होंगे, उनका स्कोप क्या है, हमारे अप्रोच क्या लगाएंगे हम। और इस एग्जीक्यूशन जब वो ऑडिट प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारी मैन पावर क्या रिक्वायरमेंट है, जो इसको काम को करेंगे उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और टाइम फैक्टर यानी कितने टाइम में हमें ऑडिट को अपनी कंप्लीट करना है। तो ये सारे मैटर्स जो हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें हमें इंपॉर्टेंट होंगे। देन नेक्स्ट जो स्टेज आती है दैट इज रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन। डिटेल्ड असेसमेंट और एज पर ऐसे 315 रिक्वायर्ड एंड स्टेप्स आर, यानी रिस्क को असेस करना और कंट्रोल इवेल्युएट करना, उसके रिगार्डिंग हमें ऐसे 315 बहुत गाइडिंग प्रिंसिपल देता है। जैसे सबसे पहले तो हम ये भी चीजें देखते हैं कि हम इनके अंदर रिस्क क्या क्या है, एंटिटी के क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है, फिर हम अपने प्रोसीजर लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, ये सब प्रोसीजर है। सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लेंगे जो भी रिस्क नीड टू बी रिव्यूड है फॉर ईच सेगमेंट ऑफ द ऑडिट। देन हम कैप्चर हर रिस्क के लिए कैप्चर करेंगे कि हर रिस्क के लिए कंट्रोल्स लगाए गए हैं या नहीं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते तो क्या जरूरी है या नहीं। देन डिटरमाइन करेंगे हम स्टेप्स जो हमें चाहिए टू रिक्वायर्ड टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ईच कंट्रोल। अगर सबसे पहले ये एक ना चेन टाइप है, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कौन से रिस्क हमें आइडेंटिफाई मतलब हमें असेस करने हैं, रिव्यू करने हैं। देन उस रिस्क के लिए कंट्रोल्स हैं या नहीं, अगर कंट्रोल्स हैं तो वो कितने इफेक्टिव हैं, वो कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं। असेसमेंट करते टाइम ऑडिटर नीड टू कंसीडर मटेरियलिटी लेवल। असेसमेंट ऑब्वियसली मटेरियलिटी लेवल, अब हर चीज को वो मेजर पार्ट करते हुए अपने पूरे 100% प्रोसीजर्स तो नहीं लगा सकता, तो उसे मटेरियलिटी को अपने लेवल को वो उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। देन थर्ड स्टेज जो आती है दैट इज टेस्टिंग की स्टेज। ऐसे 330 पे हम जैसे जो हमने ये तो देख लिया कि कंट्रोल्स हैं या नहीं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखेंगे कि थ्रू आउट द पीरियड वो ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, थ्रू आउट द पीरियड वो कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं। देन देखेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे ताकि हम अपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस को कलेक्ट कर पाए विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे असर्शंस होती हैं जैसे कंप्लीट है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, वैलिड है या नहीं हमारा अकाउंटिंग डेटा। यानी ऐसे 330 जैसे हम जो रिस्पॉन्सेज वगैरह लेते हैं उसके रिगार्डिंग सबसे पहले कंट्रोल्स को देखेंगे कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं। देन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हुए हम अपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे ऑफ द अकाउंटिंग डेटा कि वो कंप्लीट है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, और उसकी वैलिडिटी को। एंड लास्ट में जो हमने ऑडिटर ने जो करना होता है ऑडिट में काम, वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करते टाइम वो देखेगा, असेस कर रिव्यू एंड असेस करेगा जो भी मैंने कंक्लूजन में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेरा ओपिनियन बेस है, उसको रिव्यू एंड असेस कि वो सही है या नहीं, उसका बेसिस सही है या नहीं, ऐसे 700 के अकॉर्डिंग। और वो एक रिपोर्ट जो है मतलब रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होगा कि मैं कौन सा ओपिनियन दे रहा हूँ, क्लियर रिटर्न एक्सप्रेशन होगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। यानी वो ये एक बेसिक उसके ऊपर एक स्कोप भी है, एक रिक्वायरमेंट है ऑडिटर के ऊपर कि जो जो भी ऑडिटर अपना एक्सप्रेशन देगा वो क्लियर ओपिनियन होना चाहिए, वो ओपेक नहीं होना चाहिए या वो मिसगाइडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे ऑडिटर की एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट की स्टेजेस। तो इस चैप्टर में हमने जो मेनली जो बड़े टॉपिक्स जो कवर किए थे वो है ऑडिट की प्लानिंग, उसमें जो बेनिफिट्स हमने देखे, या उसमें हमने देन हमने देखा ऑडिट की क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी में हमने रिलेशनशिप भी देखा, फैक्टर्स भी अफेक्टिंग भी देखे, कहाँ पे हमें ऑडिट की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या क्या इफेक्ट्स पे मैटर करती हैं। देन हमने देखा कि ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर क्या फैक्टर्स हैं जो ऑडिट प्रोग्राम को अफेक्ट करते हैं या उसमें चेंजेस कब करने रिक्वायर्ड होते हैं।
देन हम लास्ट में हमने 4 स्टेजेस देखी ऑडिट की, और उसमें जैसे सबसे पहली स्टेज थी एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। देन हमने देखा कि रिस्क को असेस करना, उसके कंट्रोल्स को चेक करना। देन हमने देखा कि लास्ट में हमने देखी कि रिपोर्टिंग की क्या स्टेज है। एंड लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं, अदर कंसिडरेशन भी यहाँ पे ऑडिटर देखता है रिगार्डिंग ऐसे 600 लग रहा है या नहीं, ऐसे 610 की उसके ऊपर 540 की रिक्वायरमेंट्स, और ये सब ऑडिटर को देखनी रिक्वायर्ड होती है। तो यही खत्म होता है हमारा ऐसे हमारा चैप्टर सेकेंड। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर इट with your friends and support to my channel Audit and Law by Jasmine. Thank you.